एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है मेरी? चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। चले जी यार, कहाँ चले गए भाई बच्चे? पानी नहीं गए किधर? सारे बैग जिनके पड़े। नमाज पढ़ रहे हैं क्या? नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा। बस चलो 1 मिनट रुक जाते हैं भाई, नमाज पढ़ लें। थोड़ा सा मैं क्लास एक्सटेंड कर दूंगा। बेहतरीन हो गए लड़के। अच्छा जी सर, अभी स्टार्ट हुई है क्लास। हाँ अभी स्टार्ट हुई है मेरे बच्चे। सिर्फ नमाज का को 5 मिनट का ब्रेक दिया मैंने, नमाज पढ़ लें बच्चे, तो जब तक हम बैठ के बहुत सारी बातें कर लेते हैं। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं तुम लोग एक तो समझ में आ रही है, ऊपर घर जाके रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आज जो है ना वो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, तो फिर इसके हमने मल्टीपल क्विजेज रखने हैं डिफरेंट एंगल से, ठीक है जी। एमसीक्यूज, रिटर्न, ड्राफ्टिंग, सारी चीजें मैं क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है जी। कल आकाश ने तुम लोगों के साथ जो है वो 315 शुरू करा दिया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट एवरीथिंग है। अच्छा, तैमूर मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे। शुरू करें? वो पढ़ रहे बच्चे अभी भी नमाज। ये रजा वगैरह किधर है सारे, हसन वगैरह? शाबाश, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों। रजा यहाँ हो यार। थैंक यू बेटा। बस ऐसे नहीं। क्या करें, बच्चों को लूटने में मजा ही अलग है भाई। भाई आज हम एक ऐसा एरिया कवर करने जा रहे हैं जो अक्सर और बेशतर पेपर में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि यार ये एरिया को एग्जिस्ट करता है, पेपर में देख के नहीं जाते लोग। एग्जामिनर जो है वो दो तरह से सवाल पूछता है। बाज़ औक़ात एक सिनेरियो देता है और आपको उसमें असेस करना होता है कि इधर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन्वॉल्व है या नहीं है। और बाज़ औक़ात वो कहता है बताओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किन 5-6 सिनेरियोज में आपको देखना होता है। यानी या आपको वो सिनेरियो देगा और कहेगा बताओ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की एप्लीकेशन हो रही है इधर, नहीं हो रही है, या वो आपको कहेगा कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बताओ किन सिनेरियोज में आता है, ठीक है जी। तो हम दोनों को कवर करते हैं। पहले हम ये करते हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है क्या, उसको हम जरा देख लेते हैं, ठीक है जी। भाई मैं आइंदा के बाद ना एक डिटेल में इस तरह प्रेजेंटेशन करवाया करूंगा और फिर मैं आपको इस तरह लिखवा भी दिया करूंगा, ठीक है। और यही आपके नोट्स भी होंगे, ये आपको टाइप किए भी मिल जाएंगे, आपको हर फॉर्म में मिल जाएंगे ताकि जिससे आपने पढ़ना पड़े, ठीक है। तैयार हो भाई? ऑनलाइन वालों नजर आ रहा है भैया? एक सेकंड रुक जाओ। होगी हंसी, झूमेगा आसमां।
और वो कहाँ है ध्रुव? ये रहा कैसा सेल है, सेल छोटे वाले सेल्स। चालू हो गया, ओके। मार रहा है ना पिंगारी मार रहा। चलो जी, यार सेल है इसके, देखो जरा। नहीं अब आगे सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बिल्कुल खामोश तसल्ली से इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे तरीके से समझना है, सुनना है, ठीक है जी। और फिर हमने सर इसकी डिटेल्ड कोई 20 सिनेरियोज में एप्लीकेशन देखनी है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है क्या? देखिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग्स में देखूं ना, तो डिक्शनरी मीनिंग का मतलब होता है शक करना, शक शुबा करना, ठीक है जी। सर हमें हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं भैया आपको हर सिनेरियो में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। यानी ऑडिटर जो है वो अपने जहन में ये रख के जाए कि जी चीजें ऐसी हैं जो मुझे चेक करनी है। शक शुबा जहन में रखना है। किस पे शक करना है? किस पे? सर हमने मैनेजमेंट के ऊपर शक करना है, हमने चीजों पे शक करना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने नहीं, ठीक है जी। और देखो, मैं ये वर्ड याद रखना, ऑडिटर मस्ट हैव अ स्केप्टिकल व्यू ऑफ एवरी सिचुएशन। एक बात बताओ, आप किसी भी सिचुएशन में जाते हो, एक इंसान को होता है प्री कंसीव माइंड, ठीक है जी, कि मैं जहां जा रहा हूं सब सही होगा, या मैं जहां जा रहा हूं सब गलत होगा। फ्रेंड कहते हैं ये दोनों चीजें सही नहीं है। स्केप्टिकल व्यू का मतलब ये है कि आप हालात देख के जज करेंगे कि मामला सही हैं या नहीं है। स्केप्टिकल व्यू का मतलब है आप अंपायर हैं, सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपने जज करना है और जवाब देना है कि मामला सही हैं या नहीं है। आपके दिमाग में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आप प्री कंसीव माइंड के साथ नहीं जाएंगे। ये चैप्टर 1 ही है, ये 2 नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अपने पास सर नोट करते जाना है, ठीक है जी। जो एक एक लाइन लिखते जा रहे हैं ना सर, हम जी मेरा बच्चा, हाँ हाँ, ये गलत है ना, स्केप्टिकल व्यू नहीं है ना। पुलिस वाले के बाद एक बंदा का बीवी का कत्ल हो गया, उसने कहा पहले तो अंदर आ जा बेटा, तुमने ही किया होगा, है? नहीं, स्केप्टिकल व्यू क्या है कि सर वो सारे हालात देखे, और ये नहीं कि वो कहे कि यार ये इतना शरीफ आदमी, ये खुद आया कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं ना। उस पर आपने सर अनड्यू शक करना है या उसको अनड्यू बेनिफिट देना है, ठीक है जी। हालात देखने और फिर उसके साथ जो करना है वो सबूत और वाकयात देख के हम करेंगे, ठीक है जी। ठीक, हाँ जी। स्केप्टिसिज्म एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना रिलेटेड है। देखो एक चीज सुनो, सुनो ये ना, सलमान याद, स्केप्टिसिज्म कोई प्रोसीजर नहीं है, स्केप्टिसिज्म एक माइंडसेट है, ठीक है जी। एक माइंडसेट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे गौर सुनो, मेरे सामने एक लड़ाई आती है, एक लड़का शिया एक लड़का सुन्नी है, लड़ाई आती है मेरे सामने। अब मिसाल के तौर पर मैं अहले तशी हूं, ठीक है, और मैं देखता हूं यार अहले तशी है, यार ये तो उसको तो मतलब मौला अली का सबक पढ़ा है यार, ये तो बड़ा शरीफ आदमी होगा, ये जो दूसरा है ये हरामखोर है। अब मैं हूं सुन्नी, मैं कह रहा हूं यार ये तो सुन्नी है, इसके तो सारे अकायद सही है, ये जो शिया है ना यार इसके मसले हैं भाई, ये लोग बिला वजह ना मतलब मारते हैं सुन्नियों को। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये मेरा माइंडसेट सही नहीं है सर। माइंडसेट सही का मतलब क्या है सर? आप हालात और वाकयात को देख के असेस करें कि आपने जो है वो फैसला क्या देना है, आपने कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है। स्केप्टिसिज्म इज नॉट अ प्रोसीजर,
स्केप्टिसिज्म इज अ माइंडसेट, ठीक है जी, एक दिमाग है, एक रवैया है, एक एटीट्यूड है, एक फिलॉसफी है जो आपने अपनानी है, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर सिचुएशन में स्केप्टिकल रहने का मतलब क्या है, पता है? कि आपने अज्यूम करना है ना मैनेजमेंट हाजी सनाउल्लाह और ना जो है वो सुल्ताना डाकू है, ठीक है जी। ना मैनेजमेंट बिल्कुल जो है वो ऑनेस्ट है, ना डिसऑनेस्ट है, ठीक है जी। मेरा दिमाग जो है वो हालात और वाकयात देख के चीजें असेस करेगा, ठीक है जी। ये याद रखना भैया, ये पंच लाइन है स्केप्टिज्म की, ठीक है जी। मैनेजमेंट इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है जी। क्या ऑडिटर को हर सिचुएशन में स्केप्टिकल रहना है? हाँ सर, लेकिन कुछ सिचुएशंस में अपनी स्केप्टिकल या स्केप्टिसिज्म को और बढ़ाना है, यानी एक्सट्रीमली आपने अनबायस्ड होकर चीजें देखनी है। कुछ जगहों पे आपको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बढ़ाना होगा, आपने बेतहाशा सबूत ढूंढने होंगे, चीजें करनी होंगी। सर ये कुछ जगह क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब बताएं सर, व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? सर आपने दिमाग में रखना है मैनेजमेंट नाइदर ऑनेस्ट है नॉर डिसऑनेस्ट है। मैं ऑडिट एविडेंस देख के फैसला करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने या नहीं बने, ठीक है जी। और देखो स्केप्टिकल व्यू का मतलब ये चीजों में घुसो, अज्यूम नहीं करो चीजें खुद से, ठीक है ना। दिमाग में प्री कंसीव माइंड रख के कि यार ये तो सीधा ही होगा, इसमें क्या जाना, नहीं। आपने चीजें सबूत जमा करने, सबूत की बुनियादों पे आपने फैसले देने। सर उसके बाद देखिए जनाब, कंक्लूजन प्योरली बेस्ड होगी प्रेजेंट सिचुएशन और अवेलेबल एविडेंस के ऊपर, ठीक है जी। हम फिर मैं वो कर रहा हूं सर, मेरा कभी भी बायस नहीं होगा किसी की तरफ, ठीक है जी। हमारा सारा फैसला कंक्लूजन, एक लाइन कंक्लूजन विल बी बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन एंड अवेलेबल एविडेंस, ठीक है जी। और हमारे पास कोई और चीज नहीं है जो फैक्टर बने कंक्लूजन में। फैक्टर क्या होंगे कंक्लूजन में? जो सिचुएशन है वो देखूंगा मैं और ऑडिट एविडेंस देखूंगा, ठीक है जी। अभी बुलाता हूं, इसको खड़ा करता हूं तेरे साथ। देखो मेरे पास दो ऑप्शन थे, ये सीधा खड़ा रहता ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आता इसमें। अब हिल लेना तो तुम जाग रहे हो। कोई मसला नहीं बेटा, कोई कोई बात नहीं। अच्छा जी सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में तीन तीन एरियाज हैं। कितने? तीन एरियाज हैं। सबसे पहला एरिया सर, स्टैंडर्ड कहता है हाउ डू यू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? मिस्टर ऑडिटर यू हैव टू डू थ्री थिंग्स। आपको तीन काम करने। आपको प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है, तीन काम आपने करने। क्या करने? ये तीन काम जो आगे देखने वाले हैं, ये क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि हम प्रोफेशनली क्या है, स्केप्टिकल है। ऐसा स्पेक्टिकल नहीं, स्केप्टिकल, ठीक है जी। हाँ, होगा हमारा इंटरव्यू है स्पाइक के ऊपर है, स्काइप पे इंटरव्यू। सर क्वेश्चनिंग माइंड, देखो ऑडिटर का ना एग्जाम है, उसको हर एक चीज ना सवाल पूछ के जवाब लेना है। और आप ये याद रखना, ऑडिटर बेपना सवाल पूछता है, इंक्वायरीज करता है। कंपनी में घुसा, पहले पूछा भाई आपका सेल्स प्रोसीजर कैसे चलता है, जरा मुझे एक्सप्लेन करें, बताएं आप सेल्स कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें जनरेट होती हैं, पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है, गुड्स कैसे डिलीवर होती हैं, इनवॉइसेस कौन कौन सी बनती हैं, कौन इनवॉइस रिसीव करता है, जिम्मेदार कौन है, परचेस कैसे होती है, ये सारी चीजें क्या करेगा वो, इंक्वायर करेगा खुद से। अज्यूम मैं मिसाल के तौर पर जीएसके कंपनी में गया, ठीक है जी, पूरा प्रोसीजर देखा, थोड़े टाइम के बाद निकला मैं आईसीआई में घुस गया, और मैंने कहा इनके प्रोसीजर और इनके प्रोसीजर क्या होंगे, सेम ही होंगे? नहीं 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 नहीं। क्वेश्चनिंग माइंडसेट, दिमाग आपने आगे रखना है, हर एक चीज को आपने क्वेश्चन करना है। सर ऑडिटर बैठता है ना सीएफओ के साथ, एक चाय का कप पीता है, 25 सवाल पूछ लेता है। सर आपके 4 क्वार्टर्स में क्या प्रॉफिट्स हैं? सीएफओ बताता है यार पहले 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट था, तीसरे में लॉस आ गया, चौथे का भी आप ऑडिट करने आए। अच्छा अच्छा सर, लॉस का कोई स्पेसिफिक रीजन? अच्छा सर, इंपोर्ट की जो है वो मतलब डॉलर के रेट बढ़ गए तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो गई। अब हमारा जहन चलने लग गया, डॉलर के रेट बढ़े, इंपोर्ट महंगी हुई, इन्वेंट्री को सही तरीके से चेक करना है, ठीक है जी। इन्वेंट्री को सही तरीके से चेक करना है, क्योंकि अभी हम चीजें महंगी हो गई, हम बेच नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे तो इन्वेंट्री पुरानी होगी, पुरानी होगी तो इन्वेंट्री खराब हो सकती है। अब हमारा जहन चलना शुरू, ठीक है जी। सवाल हमने पूछा, सर आपको क्या लगता है कि मतलब जो डॉलर के रेट बढ़ेंगे एक परमानेंट फीचर है, या ये कोई थोड़े से टाइम के लिए बढ़े हैं और फिर आपको लगता है कि सही हो जाएंगे? उसने कहा नहीं सर, परमानेंट फीचर है। दिमाग चलने लग गया यार, कंपनी के साथ कोई गोइंग कंसर्न का इशू तो नहीं है, मसले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का बिजनेस करने का
हिसाब किताब ही ठप होता जा रहा है। तो मुझे बताओ हमने क्या करना है? क्वेश्चन करना है। क्या करना है? कितनों से क्वेश्चन करना है? सिर्फ फाइनेंस वालों से? किससे? मार्केटिंग वालों से क्वेश्चन करना है। किस चीज का? यार वो सेल नीचे जा रही है, क्या है इशू, क्या है? ठीक है जी। एचआर वालों से, यार आपके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, आपके की एम्प्लॉयज छोड़ के गए, ठीक है जी, इसका क्या रीजन है? कोई फ्रॉड व्रॉड में तो नहीं पकड़ा जा रहा, या कोई ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड हो रही है, मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है और लोग आ रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, क्या रीजन है? ठीक है जी। सर हम परचेज वालों के पास जाए, यार आप जो चीजें परचेज कर रहे हो, ठीक है जी, मुझे बताओ आप 3 कोटेशंस लेते हो नहीं? यानी सर ऑडिटर का काम क्या है? हर एक डिपार्टमेंट में जाके हर एक बंदे से उंगली करना, सवाल पूछना, तू ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है। मैं फिर आपको बताऊं रीजन क्या है सर इस सवाल का? रीजन क्या है? वी विल नॉट अज्यूम एनीथिंग। हम कोई चीज अज्यूम, हम सारी चीजें पूछेंगे और जवाब नोट करेंगे, हम कोई चीज अज्यूम नहीं करेंगे। सर क्या लिखा है जनाब? हैव अ मेंटल एटीट्यूड टू क्वेश्चन अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब, आउटसाइड का मतलब क्या है? इसे ना 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 ना, मैं मिसाल देता हूं सर। मैं कंपनी के लॉयर को फोन करता हूं कि सर कंपनी के अगेंस्ट कोई केसेस वगैरह तो नहीं है, हैं कंपनी ने कोई केस किसी पे किया तो नहीं है, हैं जी, या कंपनी के अगेंस्ट कोई केस है तो बता दें, ठीक है जी। मैं सर कंपनी के बैंक वाले को फोन करता हूं, सर वो कंपनी का बैलेंस कंफर्म करना है, जरा ये बता दें कि यार क्या हिसाब किताब है, कंपनी ने कितने लोन्स आपसे लिए, कितनी जगह पे गारंटी दी आपसे, ठीक है जी, क्योंकि हम बाज़ औक़ात लोन लेते हैं और बाज़ औक़ात क्या करते हैं, दूसरों के लोन की गारंटी देते हैं। सर हमने अपने टैक्स एडवाइजर को, यानी कंपनी के टैक्स एडवाइजर को फोन किया कि आपने जो इस साल का रिटर्न जमा करवाया, ठीक है जी, इसमें आपने जो है वो फला फला लॉसेस क्लेम किए, क्या वाकई कंपनी को लॉसेस हुए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नजर नहीं आ रहे। फिर वो एक्सप्लेन करेगा कि टैक्स लॉस अलग चीज है, अकाउंटिंग लॉस अलग चीज है, ये आगे हमने जाके पढ़नी है चीजें। तो मुझे पता है इनसाइड आउटसाइड कई लोगों से मैं क्या कर सकता हूं, क्वेश्चनिंग कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर गौर से सुनना, कंपनी की एक प्रॉपर्टी है, यहां जो है वो शारा फैसल पे एक बड़ी बिल्डिंग है, कंपनी ने कहा ये 2 अरब रुपए की है। पहले मैंने सीएफओ से सवाल किया, आपको किसने बताया ये 2 अरब की है? सीएफओ ने कहा हमें जो है वो हमारे वैल्यूअर ने बताया। वैल्यूअर कहां बैठता है सर? भाई वैल्यूअर कंपनी का बंदा नहीं है, वैल्यूअर क्या है, बाहर का बंदा है, हमने उससे वैल्यूएशन करवाई है, पैसे दिए। सर क्या उस वैल्यूअर का नंबर मिल सकता है? हाँ हाँ ये नंबर ले लो। फोन उठाया, मैंने वैल्यूअर को कॉल की, सर आपने जो वैल्यूएशन की है मुझे इसके अजम्पशंस बताएंगे, मुझे अपनी रिपोर्ट्स आप शेयर करेंगे, ठीक है जी, आपने किन किन बुनियादों पे जो है वो ये वैल्यू डिटरमिन की है। तो उससे सर मुझे सारी चीजें बताना शुरू की। ये क्या है? चीजों को क्वेश्चन करना। अच्छा व्हाट इफ मैं अज्यूम करूं कि जी हैदर एंड हसन, ठीक है जी, हैदर एंड हसन जो है वो एक बड़ी जो है वो एक्चुरियल फर्म है, ठीक है जी, और सर मिसाल के तौर पर नानजीज ये एक बड़ी एक्चुरियल फर्म है, उनसे वैल्यूएशन कराइए। मैं उनसे सवाल करूं, मेरी इतनी औकात नहीं 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 सर। ऑडिटर ने कोई प्री कंसीव माइंड नहीं रखना कि यार ये तो इतने बड़े लोग हैं, अब मैं इनसे जाके ये पूछूंगा आपने जो वैल्यूएशन की उसकी रिपोर्ट दे, मैं चेक करूं, वो कहेगा यार झापड़ मारूंगा, भंगी तू है क्या? नहीं सर, हम ऑडिटर हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम क्या करेंगे, इससे भी क्वेश्चन करेंगे। तो क्या रखना है सर हमारे पास? एक मेंटल एटीट्यूड रखना है कि क्वेश्चन करना हमने बहुत सारे लोगों से, ठीक है जी। दूसरी चीज सर, क्वेश्चन अबाउट एवरी एस्पेक्ट, ठीक है जी, इन अ सिचुएशन एंड डोंट बेस योर डिसीजन ऑन अजम्पशंस, ठीक है जी, ये याद रखना। मिसाल देता हूं तुम्हें छोटी सी, मैं एक जगह पे ऑडिट करने गया, ठीक है जी, और मैंने एचआर डिपार्टमेंट से ये पूछा कि आपके पास इस साल 50 नए लोग आए और 35 लोग छोड़ के गए, 50 आप लोगों ने नए लिए, 50 जो नए लिए, मेक सेंस कि यार 35 छोड़ के, 35 छोड़ के क्यों गए? उससे आगे से पता है मुझे क्या जवाब दिया? ये आपका डोमेन नहीं है। क्यों? मैंने कहा क्यों? उसने कहा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने हैं, जाएं उसका ऑडिट करें। मैंने कहा नहीं सर, ये मेरे डोमेन में। कैसे जी? सर अगर आपके बंदे छोड़ के गए, इट इंडिकेट्स कि यार मे बी को फ्रॉड हो रहा हो कंपनी में, और अच्छे लोग जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं तो आपसे पूछूंगा, तो मैं क्वेश्चन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एस्पेक्ट में नहीं करूंगा, किस पे करूंगा? एवरी एस्पेक्ट। ये दिमाग में रखना। सर मेरे पास लाइसेंस है हर एक, हाँ ये मैं नहीं करूंगा कि उससे घर के सवालात पूछना शुरू कर दूं कि सर वो भाभी रोज फ्रूट मार्केट में आती है, आज नहीं आई है? नहीं, इसका भी ताल्लुक है ऑडिट से, इसका भी ताल्लुक है ऑडिट से। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपको फोर्स किया जा रहा है फ्रॉड करने के लिए, नहीं, यहां देख लो, हर वो एस्पेक्ट जो ऑडिट से कनेक्टेड है, तो बकवास नहीं कर रहा है। हाँ जी,
तो बताएं क्वेश्चनिंग माइंड में हमने दो चीजें रखनी है, हम किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और हम किसी चीज के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो ऑडिट से कनेक्टेड हो। और सर कोई चीज हम अजम्पशन पे बेस, ये 3 पॉइंट ध्यान में रहेंगे। क्वेश्चनिंग माइंड को मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊं, सर ऑडिटर जो है वो किसी से भी क्वेश्चन कर सकता है, ऑडिटर किसी चीज पे भी क्वेश्चन कर सकता है, और ऑडिटर को कोई चीज अज्यूम नहीं करनी है, सारी चीजें क्वेश्चन के जवाब के तौर पे लेनी है। ठीक है जी। अब बताओ हमारे पास प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के पहली चीज, आप क्वेश्चंस करने की आदत हो आपको। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज सर, अलर्ट टू कंडीशन विच इंडिकेट्स मिस स्टेटमेंट। अब सुनो जरा, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं। मिसाल के तौर पर एक ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए, गौर से सुनना सर। सर बोरियों का सीन होता है ऑडिटर के साथ प्रैक्टिकली, बोरियों का सीन नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। ऑडिटर मस्ट हैव एक्सेस टू एवरी पर्सन। यस सर जी। सर सुन ले, देखिए अलर्ट टू कंडीशन विच इंडिकेट्स मिस स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पर यार मैं ऑडिटर हूं, गौर सुनना, और मैं जाता हूं सर एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए, मैं उसकी पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी कर रहा हूं और मेरे पास है गाड़ी कल्टस, ठीक है जी, बगैर पावर स्टीयरिंग के, यानी पूरा ऐसा गोल होना पड़ता है गाड़ी घुमाने के लिए। ठीक है जी। और मैं हूं ऑडिट मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी। अब मैं गाड़ी खड़ी करता हूं, बराबर में एक रेंज रोवर आके खड़ी होती है और उससे एक बंदा निकलता है और मुझसे पूछता है कि आप नए नजर आए हैं। मैंने कहा यार मैं ऑडिटर हूं। मैंने कहा आप माशाल्लाह जबरदस्त गाड़ी खरीदी आपने, तो कितने की है ये? उसने कहा ये 4 करोड़ रुपए की गाड़ी है। मैंने कहा वेरी गुड, जबरदस्त माशाल्लाह। अब ऑडिटर क्या सोच रहा है, ये कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, मे बी कोई डायरेक्टर। मैंने कहा सर आप यहाँ क्या होते हैं? उसने कहा मैं इधर परचेज मैनेजर होता हूँ। परचेज मैनेजर, 70,000 रुपए की तनख्वाह, इतनी बड़ी गाड़ी, इसका तो पेट्रोल भी 70,000 से ज्यादा का आता हो, इसका तो एक नट गुम जाए तो वही 20,000 रुपए का। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। तो बंदे ने कहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? मैंने कहा जी सर। ऑडिट में होते हैं? जी सर। आप जिंदगी में भी कभी गाड़ी का टायर भी नहीं खरीद सकेंगे। मैंने कहा अच्छा बबुआ बेइज्जती है ऐसा है? चलो अब मैं सर ऑडिट पे गया। जब ऑडिट पे गया तो वो परचेज मैनेजर है। अब जहन में एक चीज चल रही है कि हाउ कम के परचेज मैनेजर के पास इतनी बड़ी गाड़ी है। अब सुनो जरा, ये एक 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 इंडिकेशन है, कंडीशन ऐसी है जो आपको चौकन्ना कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि परचेज मैनेजर कहीं 2 नंबरी करता है सर, और जो सप्लायर्स हैं उनको ओवर इनवॉइसिंग करवा के अपना कमीशन का कट लेता है, और सर इसीलिए तो 4 करोड़ की गाड़ी बन गई। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचते यकीन कर लेना चाहिए ये बंदा आया था, जो ये बंदा आया था चोर था, है? नहीं सर, मुझे क्या करना चाहिए? जाके एविडेंस जमा करना चाहिए कि वाकई इस बंदे ने 2 नंबरी की है या नहीं की है। और वाकई सर अक्सर और बेशतर आपको बंदे के लाइफस्टाइल से अंदाजा हो जाता है। मैं तुम्हें एक और प्रैक्टिकल केस अपनी जिंदगी से कोट करता हूं सर। हमारी कंपनी थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, ठीक है जी। आपने नाम सुना होगा, हबीब बैंक की एक सब्सिडरी है, हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये पहले ऑपरेट होती थी पिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से, बाद में इसको नाम चेंज करके हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना दिया गया। ठीक है जी। अब बताएं सर, हुआ ये कि हमारे पास एक लड़का आया, यंग 22-23 साल का लड़का, एसी से क्वालिफाइड, ठीक है जी। और उस बंदे को हमने ट्रेन करना शुरू किया फंड मैनेजमेंट में। किसमें? अच्छा, फंड मैनेजमेंट का काम क्या होता है? बीइंग ऑडिटर तुम्हें पता होना चाहिए। अवाम देती है हमें पैसे, हम खरीदते हैं उससे शेयर्स। क्या खरीदते हैं? शेयर्स खरीदते हैं। फंड मैनेजमेंट अवाम का पैसा, हम खरीदते हैं शेयर्स, शेयर से जो रिटर्न आता है अवाम में बांट देते हैं, हम लेते हैं कमीशन अपना। ठीक है जी। अब अवाम का पैसा आया कोई 20-22 अरब रुपए, वो इन्वेस्ट होने, उस लड़के को हमने रखा फंड मैनेजमेंट में। उसको पता है कि कौन से शेयर्स अभी कंपनी खरीदेगी। डिसाइड होता है ना सुबह बैठ के कि आज हमने पीएसओ खरीदना है, ओजी खरीदना है, पीओएल खरीदना है, आज हमने बैंकों के शेयर बेचने, ऑयल कंपनीज के शेयर्स खरीदने, ऐसा डिसाइड होता है रोज। वो बंदा रोज सुबह बैठ के सारी डिस्कशन सुनता था, नहीं 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 नहीं, और वो जाता था फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में बैठता था, वहां मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं, वहां फेसबुक ब्लॉक है, वहां सारी सोशल कनेक्शन की वेबसाइट्स ब्लॉक्ड है। ठीक है जी। हुआ क्या, बिल्कुल सही कह रहे, म्यूचुअल फंड्स बेटा। हुआ क्या कि उस बंदे ने कंपनी की मैनेजमेंट को एक शोषा छोड़ा कि यार मैं ना यूट्यूब पे गाने सुनता हूं, तो एटलीस्ट मेरा यूट्यूब खोल दिया जाए, एटलीस्ट मेरा यूट्यूब खोल दिया जाए। ठीक है जी। उस वक्त यूट्यूब का अकाउंट अलग बनता था और जीमेल का अकाउंट
अब कनेक्ट हो गया, ब्लिंक हो गया। तो उस बंदे ने क्या किया, यूट्यूब खुलवा दिया, गाने वाने सुनता रहता था। करते 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 वो बंदा नॉर्मल पैंट शर्ट में आने के बाद कोट सूट में आने लगा, घड़ी उसकी जबरदस्त हो गई, फिर खाने में जो है ना वो दाल बिरयानी से वो चला गया जी मैकडॉनल्ड्स और पता नहीं ये और वो। गाड़ी उसके पास एक गाड़ी चेंज हुई, सिटी आई, सिटी के बाद सर उसके बाद जो है वो सिविक आई, सिविक के बाद वो प्राडो पे चला गया। अच्छा प्राडो जो है वो उसको मिली हुई थी, कंपनी सिविक मुझे दी हुई थी। अब मैं सीएफओ, सिविक में आ रहा है, वो प्राडो में आ रहा है हरामखोर। तो सब परेशान हो गए ना यार, इसका लाइफस्टाइल एकदम से चेंज कैसे हो गया। ये क्या थी, इंडिकेशन थी। उन्हीं दिनों में हमारे पास एससीसीपी के ना इंस्पेक्टर्स आए। उन्होंने कहा भाई सीन ये हो रहा है कि हमने एक ट्रेंड नोट किया है। एससीसीपी कौन है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा जब भी आपकी कंपनी शेयर खरीदना शुरू करती है ना, उससे 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले कोई मोहम्मद अली नाम का बंदा है, वो शेयर खरीदता है। फिर जब आप शेयर, अच्छा सीधी सी बात है, जब हम शेयर खरीदेंगे शेयर की प्राइस क्या होगी, तो वो हमसे पहले शेयर खरीद लेता था। फिर जब शेयर की प्राइस ऊपर जाती थी तो वो कंपनी को बेच के प्रॉफिट कमा के निकल जाता था। इसको कहते हैं फ्रंट रनिंग। क्या कहते हैं, यानी कंपनी से पहले काम करके बैठा हुआ है, जैसी कंपनी ने काम शुरू किया, प्रॉफिट, पैसे बढ़े, कीमत बढ़ी, कंपनी को शेयर चिपकाए निकल गया। कह रहा मोहम्मद अली नाम का बंदा है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो मोहम्मद अली कोई काम ही नहीं करता। सर एससीबी के इंस्पेक्टर 1.5 महीने तक चीजें देखते रहे। फिर यार मैं मान गया यार, उसमें से एक बंदे सीधा आया, उसने कहा यार ये जो आपका लड़का है ना अरसलान, ये इसने काम किया खराब। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं, कहता मैंने पकड़ लिया इसको। कहते हैं यूट्यूब पे जो गाने हैं ना उसके नीचे जाके कमेंट लिखता है, और दूसरा ब्रोकर जो बाहर बैठा हुआ है उसको पता है मैंने इतने बजे गाना खोलना और कमेंट वहां से कॉपी करना, देखना है कि यार मैंने खरीदना क्या है। बंदा पकड़ा गया। अब मुझे एक बात बताओ सर, बंदा कभी भी नहीं पकड़ा जाता अगर वो 2 काम सीधे कर लेता। एक तो वो अपना पैसा नहीं दिखाता किसी को, दूसरा काम वो सीधा ये कर लेता कि मोहम्मद अली जिसके नाम से वो ट्रेडिंग कर रहा था, वो खारादर में फटी हुई चप्पल पहन के किसी दुकान पे काम करने वाला लड़का था, उसके शनाख्ती कार्ड लेके उन्होंने काम किया। वो काम करता किसी बड़े आदमी के साथ, उसको टिप भी देता, लगता भी नहीं कि यार कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं हो पाता। तो मुझे बताओ क्या ऑडिटर को ऐसी कंडीशंस के लिए अलर्ट रहना चाहिए जो क्या इंडिकेट कर रही है मिस स्टेटमेंट। सर मैं छोटी सी एग्जांपल तो मैं और दूं। सर मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह ऑडिट करने जाता हूं और मुझे नजर आता है कि जी कंपनी का सीएफओ नया आया, पहले फारिग हुआ, नया सीएफओ आया, वो फारिग हुआ, उसके बाद जो की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम है वो फारिग हुई, निकल गई। क्या इंडिकेट कर रहा है, मे बी जो लोग यहां से निकले वो फ्रॉडिये थे, या मे बी मैनेजमेंट जो सीनियर मैनेजमेंट जो टॉप डायरेक्टर वगैरह वो फ्रॉडी और लोग उनके साथ काम करने को तैयार। ये क्या है सर, अलर्ट रहो किसके लिए, कंडीशंस के लिए विच इंडिकेट अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, प्रोफेशनली स्केप्टिकल हूं। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का पहला पॉइंट, सवाल पूछो। दूसरा, चौकन्ने रहो। क्या रहो, चौकन्ने रहो। बू सूंघ के अंदाजा लगा लो कि गंध कहां हो रही है। सर पहली चीज इसमें, बी अलर्ट टू सिग्नल्स इन डिफरेंट सिचुएशन लीडिंग टू अनकवर सर मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर्स और फ्रॉड। ठीक है जी, यानी सर आपने एरर्स और फ्रॉड ढूंढने, कैसे, चौकन्ने रह गए। कैसे रह गए, चौकन्ने। लड़के ने फ्रॉड किया था, उसकी बैंड बजा दी, एसीसी को लेटर लिखे गए कि भाई इसको बैन कर दो। बाद में पता चला कि उस बंदे ने टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बहुत छोटी सी चोरी की थी, असल चोरी तो नीचे लोगों ने की थी। वो बड़े बड़े ब्रोकर्स थे, किसी का नाम नहीं आया। लड़का भी आज माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है, यानी कंपनी में काम कर रहा है, कुछ नहीं उखाड़ सका कोई उसका। पाकिस्तान में कोई थोड़ी पूछता है। पाकिस्तान में 3 फेजेस होते हैं, एक बंदा कत्ल करता है, पकड़ लो मार दो इसको। यार ये भी तो इंसान है यार, इसको छोड़ देना चाहिए। ये फेजेस आते हैं। ठीक है जी, शब्बर जैदी को जानते हो ना, शब्बर जैदी को लोग कहते हैं रिलीजियस कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल बेकार हैं, ये बंदा एथीस्ट है, ये बंदा ये, लेकिन मैं उसको ऐसा नहीं मानता। तो पिछले दिनों एक जगह बात की, उसने कहा इस्लाम में जेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है, वाकई इस्लाम में जेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, सजा इमीडिएटली मिलती है। आप यहाँ लेके पाल रहे हो चीजों को, बंदे ने कत्ल कर दिया है, आप कह रहे हो सबूत नहीं है। सबूत, कातिल कह रहे मैं कातिल हूं, हम उससे पूछ रहे हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम कातिल, हम नहीं मानेंगे जी।
हाँ जी, हाँ वो भी हमारे साथ एक सीरीज। जी जनाब, बड़े हम आगे। हाँ ही सैयद माशाल्लाह। और देखो एक बात बता दूं, सैयद होना एक अल्लाह के नबी के साथ निस्बत है, उसका बड़ा बड़ा वो है, लेकिन हर सैयद सही भी नहीं होता, याद रखना। बाज़ वक़्त कुछ सैयदों के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं मजहब के बारे में कि आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना। एक हमारे साथ सैयद जावेद इकबाल, वो फुल पी पिलाऊ, और वो कहता था आप लोग अल्लाह को तकलीफ क्यों देते हैं, दुआ क्यों मांगते हैं, खुद करें ना काम। कॉन्सेप्ट है लोगों को बहुत। चलो जी, क्या रहना है आपने, अलर्ट रहना है। सर दूसरी चीज, सर दूसरी चीज सर आपने ना लॉजिकल कनेक्शन बनाना है बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस नहीं है, ये हमारा जो टाइपिस्ट है ना, आपने उसको लिखना है जनाब, फाइंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है जी। बस ये बाकी की चीजें काट दें इसमें से। लॉजिकल कनेक्शन का क्या मतलब है? लॉजिकल कनेक्शन का क्या मतलब है सर? चलो मैं एग्जांपल दूं। नए परचेज मैनेजर के आने के बाद हर चीज हमें महंगी नजर आ रही है। किससे कनेक्ट करूं इस चीज को कि यार ये तो नहीं है पीछे ओवर इनवॉइसिंग हो रही है, हैं? ऐसे तो नहीं है कि ओवर इनवॉइसिंग हो रही है। नए सेल्स मैनेजर के आने के बाद सेल्स तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन रिकवरी नहीं आ रही है, पैसे रिसीव नहीं हो रहे, बड़े बड़े बैड डेट्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है बोगस सेल्स बुक हुई हुई है, ठीक है जी। क्या हुई हुई है? बोगस सेल्स बुक हुई हुई है। नए सेल्स मैनेजर के आने के बाद अगर 100 रुपए की सेल्स होती है, उसमें से हर दूसरे महीने 30 रुपए की रिटर्न आ रही है, इसका मतलब है कौन सी सेल्स? बोगस सेल्स। तो सर आपने क्या रहना है, चीजों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। एक आपने चीज देखी, उसको कनेक्ट करना है, यार इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या गंद हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, पहली चीज क्वेश्चनिंग माइंड में क्या करना है, हर एक चीज को क्वेश्चन करना है, हर एक बंदे को क्वेश्चन करना है, कोई चीज अज्यूम नहीं करनी, ठीक है जी। सर अलर्ट टू कंडीशंस, दो काम करने हैं इसमें। एक आपने अलर्ट रहना है सर कंडीशंस के लिए, ठीक है जी। और दूसरा आपने क्या करना है, जो कंडीशन नजर आ जाए उसको लॉजिकली क्या करना है, कनेक्ट करना है चीजों के साथ, इससे हो क्या सकता है, ठीक है जी, इससे हो क्या सकता है। क्लियर है? अच्छा जी, फिर सर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये तीसरी चीज। गौर से सुनो दोस्त, एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कंपनी का बैंक का बैलेंस कैसे वेरीफाई किया जाएगा? जी, बैंक स्टेटमेंट देख लें। चलो मिसाल के तौर, बहुत अच्छे, मिसाल के तौर पर मैं बैंक को कॉल कर लेता हूं, भाई मैं फलां कंपनी का ऑडिटर हूं, बैलेंस बता दियो भाई जरा जल्दी से। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं एक एग्जांपल दूं। उसने कहा कि जी बैंक बैलेंस है इसका 3 लाख, कितने का? फिर बैंक स्टेटमेंट आई, उसमें लिखा हुआ था 3.5 लाख। फिर हमने बैंक कंफर्मेशन भेजी, उसमें बैलेंस आया 4 लाख। क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये ऑडिट एविडेंस कंसिस्टेंट है? नहीं सर, ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो क्या क्या नजर आ रहा है? कोई ना कोई मामला, दया पता लगाओ, कुछ ना कुछ घपला जरूर है, ऐसा। सर आपसे स्टैंडर्ड ये कहता है जब ऑडिट एविडेंस आए ना, तो उसको हर एक एंगल से देखो, 3-4 ऑडिट एविडेंसेस को मिलाओ, देखो चीजें कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, चीजें कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पे गौर सुनो, आप जो है वो एक होटल का ऑडिट करने जाते हो, एक होटल का ऑडिट करने जाते हो, आप देखते हो भाई इसमें अखबार परचेज हुआ है वो ज्यादा हुआ है, लास्ट ईयर अखबार 100 रुपए का परचेज हुआ था, इस साल 110 का परचेज हुआ है, लेकिन सेल्स गिर रही है। तो आपने सवाल पूछना है किस चीज का? यार दो बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं लाला। एक तो अखबार आ रहा है होटल के अंदर ज्यादा, अखबार जब आता है जब कस्टमर ज्यादा आते हैं, और मनुष्य तुम लोग कह रहे हो कि सेल्स गिर गई है, तो मतलब अखबार किसके लिए मंगवाते हो? तो सर ये याद रखना, हमने क्या करना है, एक चीज को वेरीफाई करने के लिए ना 3-4 ऑडिट एविडेंस लेने, और फिर उनको क्या करना है, हमने मैच करना है कि भाई सारी सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, ऐसा। सर मुझे एक बात बताएं, एक डेटर को मैंने लेटर लिखा कि सर कंपनी क्लेम कर रही है कि आपने 500 रुपए देने, क्या देने? 500 रुपए देने। उसने कहा नहीं मैंने तो 400 रुपए देने। अब बताओ क्या करूं मैं? एक इनकंसिस्टेंसी है, क्या करूं मैं? डिसाइड कर लूं कि चोर है मैनेजमेंट? नहीं, घुसे अंदर घुसे, क्यों? मैंने कहा मैनेजमेंट आप कह रहे हो 500 देने, वो कह रहा है 400 देने, ऐसा क्यों? मैंने फोन किया कस्टमर को, मैंने कहा यार आपने 400 देने, मैनेजमेंट 500 क्लेम कर रही है। उसने कहा सर मैंने 100 रुपए का चेक भिजवा दिया मैनेजमेंट को, अभी रास्ते में थोड़ी देर में क्या होगा, मिल जाएगा। तो चूंकि मैनेजमेंट को मिला नहीं है, उसकी नजर में भी कितना आ रहा है, 500, और चूंकि मैंने दे दिया है तो मेरी नजर में कितना रह गया? अब बताओ सर, ये ऑडिट एविडेंस इनकंसिस्टेंट था, लेकिन हमने
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करके उसको क्या किया। तो सर हमने क्या करना है, हमने क्रिटिकल असेसमेंट करनी है ऑडिट एविडेंस को, हर एक एविडेंस को उठा के मान नहीं लेना। मुझे एक बात बताओ, आप जाते हो ऑडिट पे, आप कहते हो जी कंपनी की प्रॉपर्टी है, कागजात हैं इसके, उन्होंने आपको फोटोकॉपी का कागजात दिखा दिए, मान लूं, क्या करूं, ओरिजिनल मांगू, क्या करूं, फिर उससे उसको कंपेयर करूं, चेक करने के लिए कि यार क्या मैनेजमेंट ने जो एविडेंस पहले दिए वो ऑथेंटिक है या। तो बताओ हमने क्या करना है, ऑडिट एविडेंस लेना है मल्टीपल सोर्सेज से, फिर उनको क्या करना है, हमने कनेक्ट करना है, क्रिटिकली असेस करना है। बताओ सर, एक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल गया कि ये जमीन कंपनी की है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मैं कंपनी के रजिस्ट्रार से, जो जमीनों का रजिस्ट्रार है, उससे वेरीफाई कर लूं। अब बताओ सर, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आनी है तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक चीज को वेरीफाई करने के लिए एक ऑडिट एविडेंस नहीं लेना, बल्कि और उनको क्या करना है, हमने कनेक्ट करना है सर, क्रिटिकली असेस करना है कि कोई इनकंसिस्टेंसी ना हो। सर इसको हम कहते हैं कोरॉबोरेट ऑडिट एविडेंस। क्या कहते हैं, कोरॉबोरेट ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी, वेरी गुड। सेल्स लीड आप वेरीफाई करवा लें सर डिप्टी कमिश्नर से। कोरॉबोरेट का मतलब होता है दो चीजों को कंपेयर करना कंसिस्टेंसी के लिए। तुम कह रहे हो मैं बहुत नेक इंसान हूं, अपने ससुर को, होने वाले ससुर को आप बता रहे हो मैं बहुत नेक इंसान हूं, मैं ताजुद की नमाज भी मस्जिद में पढ़ता हूं, क्या वो मान लेंगे? नहीं, उन्होंने क्या किया, मुझे फोन किया, उन्होंने कहा ये लड़का आपके पास पढ़ता है, आप उसको जानते हो? मैंने कहा अच्छे तरीके से जानता हूं। तो उसने कहा कि क्या लगता है आपको कि इस लड़के को अपनी बेटी देनी चाहिए? हाँ, मैंने कहा मरी हुई, जिंदा इसको कुतिया भी ना पकड़ा है। मिसाल, मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं हो जाना, ठीक है? हाँ जी, तेरी कभी कंफर्मेशन आ गई ना। हमें बड़ा जबरदस्त सीन हुआ, एक बच्चा आया, स्टूडेंट हमारा, उसने कहा सर मेरे पेरेंट्स आएंगे, ठीक है ना, सॉरी लड़की वाले के पेरेंट्स आएंगे, आपने सर प्लीज अल्लाह के वास्ते मतलब अच्छी रिपोर्ट देनी है। मैंने उसको कहा ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है जी। अब ये सुनना, मैं कभी भी इस मामले में ना झूठ नहीं बोलता। अगर एक बंदे में बुराई है ना, मैं रख के बताता हूँ उसको बुराई क्यों, बेटी सामने से रिश्ता दे रहा है, बेटी दे रहा है वो, तो मैं इस मामले में कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरी अपनी 4 बेटी है, कभी झूठ नहीं बोलता। जो उसमें आदत हो, अस्सलाम वालेकुम सर, जो आदत हो ना उस मामले में बताता हूँ। भाई बंदा यार शराब पीता है, बंदा ये करता है, वो करता है, खैर उस लड़का, वो लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। उसने कहा सर आपने ना मेरी उस पर गवाही देनी है। मैंने कहा हाँ बेफिक्र हो जाओ बेटा, बेफिक्र हो जाओ। सुनो, उसके बाद एक लड़की की कॉल आती है, सर मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं फलान लड़के के लिए, आपने बहुत अच्छा अच्छा बोलना है, और आपने बताना नहीं है कि हम ऑलरेडी यहाँ आपके दोनों यहाँ आपके स्टूडेंट रहे हैं, हम यहाँ मिले हैं या ऐसी कोई बात है। लेकिन नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं हैरान हो गया, आराम करो ने ऐसी फील्डिंग बिठाई। आए उनके माँ बाप, पूछा कि क्या हिसाब किताब, मैंने कहा लड़का अच्छा है, लड़के मुझे कोई माशरती बुराई नजर नहीं आती है, ठीक है जी, और माशाल्लाह एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। उसका बाप मुझे देख रहा है कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब ये जानते हैं एक दूसरे को। नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मतलब ये कोई मतलब लव मैरिज है। उन्होंने कहा नहीं है, तो मतलब हमें तो नहीं पता बेटा, ये तो दोनों में गैप 2 साल का गैप है, लड़का सीनियर है। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे फील हुआ, मैंने बोल दिया। अल्लाह माफ करे, मैंने ऑलमोस्ट रिश्ता खराब कर दिया था उनका। हाँ जी, तो क्रिटिकली क्या करना है, असेस करना है डिफरेंट सिचुएशन से जो एविडेंस मिल रहा है सबको कोरॉबरेट करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखें जनाब, परफॉर्म डिफरेंट प्रोसीजर्स, अप्रोच को काट के यहाँ लिख देना प्रोसीजर्स, ठीक है जी, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड कंपेयर द रिजल्ट्स फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी। हाँ जी, बैंक बैलेंस पे आप क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो किससे, मैनेजमेंट से, कि कितना बैलेंस पड़ा है। फिर बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट को, या कंफर्मेशन ले सकते हो बैंक से। तो ये तीनों प्रोसीजर्स हैं, तीनों के रिजल्ट्स को मुझे क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, और देखना चाहिए कि सर सारी जगहों से जो ऑडिट एविडेंस है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हाँ बाबू, क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड में सर क्या 3 चीजें, सब क्वेश्चन कर सकते हो और कोई चीज अज्यूम नहीं करनी। फिर उसके बाद सर हमारे पास बीइंग अलर्ट, बीइंग अलर्ट में मैंने आपको क्या बताया सर,
आपने सिग्नल्स पकड़ने हैं चीजों के और चेक करना है कि कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ऐसा। और सर दूसरी चीज पीछे जा रहे हैं सर, फिर लॉजिकल कनेक्शन आपने ढूंढना है सर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर, और देखना है कि सर जो काम मुझे नजर आ रहा है ये कहाँ लीड कर सकता है, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा सर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, आपने कोरॉबरेट करना है ऑडिट एविडेंस को, ठीक है जी। और नंबर 2 सर, आपने एक ही चीज के ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट वो करना है सर, प्रोसीजर्स अप्लाई करना है, और फिर रिजल्ट्स को चेक करना है कि ऑडिट एविडेंस के लिए वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अच्छा देखो, मुझे एक चीज ये बताओ और जो सुनो, ये 3 काम है सर, ये दिमाग में रहेंगे। समरी क्या है सर इसका? देखो ये जो समरी है ना, ये आपके लिखने की नहीं है, ये दिमाग में रखने की है। और इसका पहला पॉइंट क्या है सर? जागते रहो। आपने कोई चीज अज्यूम नहीं करनी और कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है जी। यार इस बंदे ने तो बोल दिया, मैं क्या इसको जाके वो चैलेंज करूंगा? ये तो यार माशाल्लाह 5 वक्त नमाजी हैं, मस्जिद के पेश इमाम भी हैं, ठीक है जी, जुम्मे का खुतबा भी ये पढ़ाते हैं, और आज तक माशाल्लाह को 300-400 लोगों के निकाह पढ़ा चुके हैं, ठीक है जी। नहीं सर, और मैं उनका बेटा भी हूँ, हैं? हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये चीजें याद रहेंगी? आप सुनो, आप सुनो दोस्त, सुनो सुनो सुनो। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरा प्यारा बच्चा, हमने इसका मेन लगी निकाल दी। हाँ जी, क्या बोलते हो फिर अमान, क्या बोलते हो फिर? DTS डोंट ट्रस्ट एनीवन। अच्छा ये सुने जरा दोस्त, सर ये हैंड रिटन नोट्स में ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, डिक्शनरी मीनिंग इसकी लिखी है सर। हमें स्केप्टिकल रहना है, कंक्लूजन हमारा प्योरली बेस्ड होना चाहिए अवेलेबल एविडेंस और सिचुएशन पे। फिर सर क्वेश्चनिंग माइंड रखना है हमने, एक मेंटल एटीट्यूड रखना है, हर एक को हमने क्वेश्चन करना है, हर एक एस्पेक्ट को क्वेश्चन करना है। फिर हमने सर अलर्ट रहना है सर, सिग्नल्स हमने पकड़ने हैं एरर और फ्रॉड के, और लॉजिकल कनेक्शन बनानी है हमने डिफरेंट चीजों के अंदर, ठीक है जी। कोरॉबरेट करना है हमने ऑडिट एविडेंस को, और सर हमने डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और रिजल्ट देखना हमने कंसिस्टेंसी, ऐसे ही। डोंट ट्रस्ट एनीवन। ऐसा। अच्छा सुनो, सुनो, नीचे आ रहे हैं 20 केसेस। अब सुनो, ये 20 के 20 केसेस जहन में नहीं रखने, दिमाग में इस तरह चलाने कि जब भी मैं ये सिचुएशन देखूंगा ना, मेरे जवाब में जो आई कैप का क्वेश्चन होगा ना, उसके जवाब में एक लाइन ऐड होगी, द ऑडिटर मस्ट बी प्रोफेशनली स्केप्टिकल, या ऑडिटर मस्ट बी स्केप्टिकल इन दिस सिचुएशन, ठीक है जी। अगर ये सिचुएशन आ जाती है, आपने ये लाइन जरूर ऐड करनी है, ठीक है। या एग्जामिनर आपसे पूछे कि कोई 4-5 सिचुएशंस बताएं जहां प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मैक्सिमम लेवल पे रखना चाहिए ऑर्डर में, तो ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर ऑडिटर को एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है। ये वो हालात हैं, देखो ऑडिटर, क्वेश्चनिंग माइंड रखना, अलर्ट रहना चीजों के लिए, और सर कोरॉबरेट करना ऑडिट एविडेंस को, ये तीनों काम करने हर सिचुएशन में करने, लेकिन इन 20 सिचुएशंस के अंदर सिग्निफिकेंटली हाई रखना है अपने प्रोफेशनल कैपिटलिज्म को, ऐसा। अब एक एक करके मैं इसको लेके चलूंगा, अल्लाह के वास्ते इसको तरीके से लेके चलना। हमारी एक क्लास में 10 भी हो गए ना, तो भी मैं समझूंगा यार चीज, अच्छा ये याद रखनी है चीजें, खुदा के बाद सिचुएशन याद रखनी, अंग्रेजी इसकी याद हो या ना हो, सिचुएशन आए तो मैं नजर आया कि हाँ यार सर ने क्लास में चीज पढ़ाई थी और कहा था कि इसमें एक लाइन ऐड करना, क्यों? एग्जामिनर सिचुएशन पूछेगा और वहां पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंशन करने का एक नंबर होगा, और आप सारे प्रोसीजर लिख दोगे, ये भूल जाओगे, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना सर। सबसे पहली सिचुएशन एक एक करके हम लिखते जाएंगे, तैयार हो? तैयार हो? पहले एब्जॉर्ब कर लो इन्फॉर्मेशन, लिखेगा नहीं कोई भी, पहले एक एक करके लिखवाऊंगा आराम से, एक एक करके हम लिखते जाएंगे, सही। भाई मुझे बताओ क्वेश्चनिंग माइंड का क्या मतलब है? हर एक चीज पे सवाल पूछना है, हर एक बंदे को उंगली करनी है, और यानी सवाल पूछना, और अजम्पशन पे कोई चीज बुनियाद नहीं बनानी है सर। फिर नंबर 2 सर, हमने अलर्ट रहना है, सिग्नल्स देखने हैं सर कि यार कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो सामने नहीं है। और फिर हमने क्या करना है सर? सर लॉजिकल कनेक्शन बनाना है चीजों के अंदर, जो चीज मुझे पता चली और मैं देखूंगा सर ये कहां जाके लग सकती है, ठीक है जी। अच्छा तीसरी चीज सर, मैंने कोरॉबरेट करना है ऑडिट एविडेंस को, और एक ही चीज पे डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, और जो एविडेंस मिले उनको क्या करना है? कंसिस्टेंसी के लिए चेक करना है, ऐसा। भाई समझ में आ रही है चीजें? मुश्किल तो नहीं हो रही है? सबसे पहली सिचुएशन जहां ऑडिटर को फुल चौकन्ना, फुल चौकस, ठीक है जी, रेंजर्स वाला काम, वो जब करना है जब इंटेंडेड सेल्स ऑफ शेयर्स हो,
सुनो गौर से, इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, अच्छे तरीके से समझना। एक एक केस में मैं टाइम लगाऊंगा, डिलिब्रेट करूंगा। सर मुझे एक बात बताएं, कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। कौन होते हैं? इनके पास होता है कोई 80-90% शेयर। 20% शेयर किसके पास होता है? जनरल पब्लिक के पास होता है। ऐसा एक डायरेक्टर है कंपनी का, मिस्टर ए। सर लॉ इसको ये कहता है कि जब आपने शेयर्स बेचना है ना अपने, तो आप कंपनी को बताओगे, इफेक्ट बताओगे कंपनी को कि मैं अपने शेयर बेचने वाला हूं। ठीक है जी, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से पहले आप कंपनी को बताओगे कि भाई मैं अपने एक भारी भरकम शेयर्स बेचने जा रहा हूं, आवाम को बेच दूंगा या कोई और बंदा खरीदेगा तो मैं उसको दे दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है कब? जब कंपनी का प्रॉफिट होता है। ऐसा जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो शेयर प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टर ए बी सी में भी, एक डायरेक्टर में भी 2-3 लोगों ने डिसाइड किया कि इस कंपनी के शेयर्स क्या करने, तो मुझे बताओ वो पूरा जोर लगाएंगे प्रॉफिट को बढ़ाने में। तो सर चांस है ना कि 2 नंबरी हो? पक्की तो नहीं है ना 2 नंबरी है, लेकिन सर एक चीज नजर आ गई ना, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस। ऐसा इस कंडीशन में क्या करना है सर? ऑर्डर को अलर्ट रहना है। अच्छा कंपनी के डायरेक्टर शेयर बेचने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई गंद होने वाली है, कोई कहानी इन्होंने की होगी, कोई प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इन्होंने मेजर जरूर लिए होंगे। मुझे क्या रहना है? अलर्ट रहना है। मुझे प्रोफेशनली ज्यादा स्केप्टिकल रहना है। ऐसा तो बताएं सर, जब भी डायरेक्टर्स अपने शेयर बेचने का इंदिया देंगे, बताएंगे कि हम अपने शेयर बेचने वाले हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में ऑडिटर आम ईयर्स के मुकाबले में, पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा स्केप्टिकल रहेगा। ऐसा ये याद रहेगा भैया। कब? बाय इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर। अब देखो मैंने इसके नीचे लिखा क्या है, प्रेशर टू इंक्रीज प्रॉफिट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ऐसा सिर्फ पहला पॉइंट कॉपी कर लो जी मेरा बच्चा। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये हैंडआउट आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन भी मिल जाएगा, टाइप किया हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन जो चीज अपने हाथ से लिखी होती है वो हमेशा याद रहती है। दोबारा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब डायरेक्टर्स अपने शेयर बेचेंगे या इरादा करेंगे हमने अपने शेयर्स बेचने हैं, तो सर डायरेक्टर्स होते हैं मेजर शेयर होल्डर, डिसीजन मेकर्स होते हैं कंपनी में। वो क्या करते हैं कि सर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत सारी 2 नंबरियां कर सकते हैं। तो सर आपसे स्टैंडर्ड कहता है देखो ये साबित नहीं हुआ कि 2 नंबरी हुई है, लेकिन आपने इस मामले में क्या रहना है? अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है। ठीक है जी। तो ये समझ में आता है जो करके जो आता है ना, बस एज लॉन्ग एज समझ आए, मुझे नहीं आता है समझ है। नहीं मेरे घर में ये लगा हुआ था, तो एक दफा वो बटन वटन दबा, हीटर खुल गया इसका। इसके अंदर हीटर भी होता है। अब वो गर्म हवा फेंकने लग गया, वो घर वाले चिल्ला रहे हैं कि यार ये क्या करके चले गए हो तुम। तो मैंने उस दिन मतलब ये डिसाइड किया कि जिस चीज का पता नहीं है उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो जी मेरे बच्चों। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। सुनो सुनो सुनो, अच्छे तरीके से एक चीज सुनना, अच्छे तरीके से एक चीज सुनना सर। सिर्फ डायरेक्टर्स के केस में मेजर शेयर होल्डर डायरेक्टर ही होते हैं। आम छोटा मोटा शेयर होल्डर अपने शेयर बेचने का इरादा कर रहा है, आपने उस पर कोई टेंशन। अच्छा डायरेक्टर्स का क्यों टेंशन लेना है? क्योंकि डायरेक्टर इन्वॉल्व है कंपनी के अंदर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इन्वॉल्व है, अप्रूव करने में इन्वॉल्व है। ठीक है जी, चलो जी आगे आगे सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। सर मुझे एक बात बताएं, गौर तो सुने। आपने अपनी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट का मतलब डायरेक्टर्स तो चलो एक तरफ, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सर हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट, आपने सबको ये कहा हुआ है कि अगर कंपनी की सेल्स 500 मिलियन से ऊपर गई तो मैं आपको 2% ऑफ प्रॉफिट बोनस के तौर पे दूंगा। आप सुनो सुनो सुनो, दूसरा तरीका क्या है? छोड़ो सेल्स पे बेस नहीं करते, किस पे बेस करते हैं? प्रॉफिट पे। अगर कंपनी का प्रॉफिट 50 मिलियन से ऊपर गया तो 2 मिलियन मैं अपने एचओडीज में बांट दूंगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बांट दूंगा। ये कंपनी ने बोनस रखा हुआ मैनेजमेंट का। आपको नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी फिगर के साथ अगर मैनेजमेंट का बोनस लिंक्ड है तो उसके अंदर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सेल्स के साथ बोनस लिंक्ड है तो
बाकी चीजों में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सेल्स में जरूर मसला। लेकिन अगर प्रॉफिट पे लिंक कर दे तो सब में गंद है। हर इनकम बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, हर एक्सपेंस कम करने की। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज पे बोनस बेस्ड है, उस एक चीज में गंद हो सकती है, उस एक चीज के लिए मुझे सुपर अलर्ट रहना है। लेकिन अगर बॉटम लाइन पे वो बेस्ड है ना बोनस, तो फिर आपने हर एक हेड के लिए क्या रहना है, वो पूछता है सर सवाल में, वो पूछता है बताएं किस हेड पे इसका इंपैक्ट जा रहा है। बताओ मैनेजमेंट बोनस अगर प्रॉफिट से लिंक्ड हो, सारे हेड्स में रिस्क हाई है। सेल्स में भी रिस्क हाई है, परचेज में भी रिस्क हाई है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस में भी रिस्क हाई है, एडमिन एक्सपेंसेस में भी रिस्क हाई है, कमीशन में भी रिस्क हाई है, हर एक चीज में रिस्क हाई है। ठीक है जी। लेकिन अगर सेल्स पे लिंक कर रहा है बोनस, तो आप बताओ सर ये याद रहेगा? बताओ मेरे पहली सिचुएशन आपको क्या बताया जिसमें प्रोफेशनली सुपर अलर्ट रहना, इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स बाय मैनेजमेंट यानी बाय डायरेक्टर्स। और नंबर 2 सर बोनस ऑफ मैनेजमेंट इज लिंक टू अ फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, कॉपी करो सर, शाबाश 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 शाबाश। 20 सिचुएशन है बेटा, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है। और मैं आपको हल्फिया बता रहा हूं कसम से, जो लोग दूसरी जगह जब पढ़ कर आ रहे हैं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, ये पहले चैप्टर में पढ़ाया भी नहीं गया होगा। मैं आपको बता सकता हूं क्यों है, इसलिए नहीं पढ़ाया होगा कि यार शुरू में आसान आसान चीज पढ़ाओ, बच्चे को लगे ऑडिट बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास ली होगी, पता होगा उनको। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, किताब का एक एक पेज तुम्हें कवर करा के जाऊंगा। ठीक है जी, चाहे मुश्किल है चाहे आसान है, चाहे तुम्हें बोर लग रहा है चाहे तुम्हें अच्छा लग रहा है, कवर पूरा करा के जाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, उसको पढ़ो या ना पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चनिंग से प्रोसीजर जाना होगा। चाचा ओडी बड़े हम आगे, क्लास में तो नहीं बैठा आराम को। आसिफ कौन है तुम में से? तुम हो? ये तुम हो चाचा ओडी, तुम हो? फिर महादनी है चाचा ओडी। नाम रखा, एक ने नाम रखा था हारमोइन ग्रैंगर, हारमोइन ग्रैंगर। ठीक है, अच्छा मैंने उसको बोला यार ये क्या आरामखोरी लगा, ये नाम सही कर अपना। वो कह रहे सर ये मेरा असल नाम है हारमोइन ग्रैंगर। मैंने कहा ग्रैंगर कह रहा है सर हमारी कास्ट है मेमनू की। मैं मान गया। फिर एक हरामखोर ने कहा सर ये जो वो है ना, क्या नाम अपना, एक वो बड़ा जबरदस्त वो नॉवेल चल रहा है हैरी पॉटर, उसमें कोई कैरेक्टर है, हमें पता ही नहीं। सुनो दोस्त, सुनो 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 सुनो, इनकंसिस्टेंट एविडेंस। सुनो, तीसरी चीज जहां आपने सुपर अलर्ट रहना सर, आपने एक जगह से ऑडिट एविडेंस पकड़ा, एक बात लिखी हुई है, दूसरी जगह से ऑडिट एविडेंस पकड़ा, दूसरी बात लिखी है। सुनो मिसाल देता हूं, तो मिसाल देता हूं, पूरी पूरी मिसाल देके चलते हैं ना। सुनो, मैंने सर कस्टमर को एक लेटर लिखा, ये कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, ये कस्टमर है। कंपनी ने कहा रिसीवेबल है 500 का, इसने कहा रिसीवेबल है 400 का। और सुनना, सुनो, हमने कहा ये इनकंसिस्टेंट है, तो क्या करें, छोड़ दें? नहीं सर, जब ये सिचुएशन आई तो फुल चौकन्ने हो गए, असला से तैयार कर लिया हमने। क्यों? सर कस्टमर ने कहा मैंने 50 रुपए का चेक भेजा है जो अभी तक इसको मिला नहीं है। मैंने कहा ओके, कैश इन ट्रांजिट। क्या चीज? कैश इन ट्रांजिट। बताओ किसके रिकॉर्ड्स गलत बने हुए? दोनों के रिकॉर्ड सही है। जिसको कैश मिला नहीं है वो अपने पास क्यों रिकॉर्ड करे, और जिसने कैश दे दिया उसने सही रिकॉर्ड कर दिया। को टेंशन, लेकिन पता चल गया ना गलती कहां पर है। हाँ, तो मुझे बताओ ये इनकंसिस्टेंसी है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, इनकंसिस्टेंसी नहीं है। थी इनकंसिस्टेंसी, वो क्या होगी? अब अभी भी 50 रुपए बाकी। अब हमने कहा भाई ये क्या गंद है? कंपनी ने कहा हमने रिसेंटली 50 रुपए का माल भेजा है, हमने सेल बुक कर ली है, उसको अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो उसने अभी तक सर गुड्स एंड ट्रांजिट के नाम पे। अब बताओ ये कस्टमर की बुक में पेबल आ रहा है, हमारी बुक में क्या रिसीवेबल है। ये क्या है सर हमारे पास? गुड्स एंड ट्रांजिट। अब बताओ सर, पता चला 50 रुपए उसने हमें चेक भेजा, हमने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक, और सर हमने यहाँ से 50 का सामान और भेज दिया, वो अभी तक उसको रिसीव
तो मुझे एक बात बताओ सर, गलती किसकी है? किसी की नहीं है। उसने सर जैसी गुड्स डिस्पैच के सेल बुक कर ली, उसको गुड्स मिले नहीं है, उससे परचेज बुक नहीं किया, तो 50 रुपए का पेबल इसने बुक नहीं किया अभी तक, और 50 रुपए इसने पेबल कम कर दिया कैश इसको बेच के। तो बताओ ये इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं है? नहीं है ना, खत्म हो गई ना इनकंसिस्टेंसी। थी इनकंसिस्टेंसी, तुमने प्रोफेशनल स्केप्टिकल व्यू दिखाया, तुम घुसे चीजों के अंदर, तुम्हें पता चला कि 50 रुपए यहां से वहां गए, नहीं मिले अभी तक, 50 रुपए का सामान इधर से उधर गया, वो भी अभी तक। चीज क्लियर हो गई? छोड़ देता तो क्या होता पता नहीं चलता। मे भी सिचुएशन ऐसी है कि ये सारे काम करने के बाद भी डिफरेंस टैली ना हो रहा हो, ऐसा, ये सारे काम करने के बाद भी डिफरेंस टैली नहीं हो रहा, हमने आगे देखना है, और 3-4 रीजन भी हमने आगे देखना है, ऐसा। तो मुझे बताओ सर, प्रोफेशनल स्केप्टिकल कब रहना है? दो सोर्सेस से ऑडिट एविडेंस मिले और वो क्या हो, तो आपने क्या करना है? चौकन्ने हो जाना है। अब बताओ चौकन्ना कब कब होना है? पहली चीज, जब सर डायरेक्टर ने शेयर बेचने हो। नंबर 2, सर मैनेजमेंट का बोनस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी फिगर से हो या बॉटम लाइन से हो। तीसरी चीज, सर हमने सर ये देखना है कि जब ऑडिट एविडेंस इनकंसिस्टेंट हो तो हमने सुपर अलर्ट हो जाना है, ऐसा। अब बताएं सर, ये 3 सिचुएशंस याद रहेंगी जहां हमने प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना है। अब बताओ पेपर में ये सिचुएशन आए, आपने एक लाइन अपनी तरफ से ऐड कर देनी है कि सर कंपनी को यहां पर एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटर को क्या रहना है? सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ऑप्टिमम रखना है, ठीक है जी। चौथे पे आए, ये कॉपी कर लो, ये पॉइंट रिपीट कर दे सर। सर मैंने कस्टमर अपनी कंपनी की किताब में देखा रिसीवेबल आ रहा था 500 रुपए का। सर मैंने कस्टमर को लेटर भेजा, उसने कहा मेरे 400 रुपए पेबल है। तो मैंने कहा क्यों, हम 500 मांग रहे, तुम 400 दे रहे हो? उसने कहा सर एक तो मैंने 50 रुपए का कैश भिजवा दिया जो अभी तक शायद कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, अदरवाइज ये 500 की जगह 450 होता। और कंपनी ने ये कहा कि मैंने 50 रुपए की गुड्स भी भेज दी है इसको, वो अभी तक उसको रिसीव नहीं हुआ, तो उसका पेबल क्या है? कम है, और मेरा रिसीवेबल ज्यादा है। मुझे बताओ इसका रिसीवेबल 100 रुपए ज्यादा क्यों है? एक तो उसको पैसे नहीं मिले, और दूसरा इसने गुड्स भी भेजी है जो उसकी सेल बुक कर चुका है, उसने वहां पर अभी रिसीव नहीं किया। तमीम क्लियर हो गया? ऐसा जी, हमारी 3:30 तक है ना क्लास। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। भाई आपका अगले एक क्लास के बाद किसी भी पॉइंट पे क्विज हो सकता है। अगली क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। और चैप्टर 1 की पूरी ग्रैंड समरी मैं आपको दूंगा, और सर उसका क्विज हो सकता है किसी भी टाइम पे, और हमने सर इसकी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो तैयार रहना प्यारे भाई, ठीक है जी। जैसे पूरे बैच की रौनक लगी रहेगी, अच्छी बात है। इसको मार्शल आर्ट बोलते हैं। अच्छा जी चलो, यहाँ देख लो यार, सारी चीजें छोड़ दो तुम लोग जो है ना वो। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, शराबत वाली बातें करनी। चलो जी प्यारे बच्चों, गोइंग कंसर्न इश्यूज, ये जरा सुनना अच्छे तरीके से। देखिए सर, हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस व्यू से बनाती है कि अगले 12 महीने इंशाल्लाह वो चलेगी, अगले 12 महीने कम से कम ये कंपनी चलेगी। इसीलिए तो वो अपनी बैलेंस शीट पे कुछ चीजों को करंट एसेट्स और कुछ को लॉन्ग टर्म एसेट्स में डालती है कि भाई मैं तो इंशाल्लाह 12 महीनों से ज्यादा चलूंगा, तो कुछ एसेट्स हैं जो अगले 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ इंशाल्लाह इससे आगे जाएंगे, क्योंकि मैंने आगे चलना है। अगर आपको पता हो कि आपने अगले 12 महीने में मर खप जाना है, तो आपके सारे एसेट्स क्या हो जाने चाहिए? करंट हो जाने। इसका मतलब है जो कंपनी गोइंग कंसर्न की बेसिस पे अकाउंट्स बनाती है, उसकी बुक्स में करंट एसेट्स भी आ रहे होते हैं,
नॉन करंट एसेट्स भी आ रहे होते हैं। लेकिन जो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, जिसको अगले 12 महीनों में लग रहा है कि बंद हो जाना है, तो वो अपनी बैलेंस शीट के ऊपर कोई नॉन करंट एसेट नाम की चीज नहीं दिखा सकती, कोई नॉन करंट लायबिलिटी नाम की चीज नहीं दिखा सकती। कंपनी ने चलना 6 महीने, बैंक को लोन 5 साल बाद देंगे, तो कौन देगा? ठीक है जी। तो याद रखना, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी किस कंपनी की बैलेंस शीट पे आ रही होती है? जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न की बेसिस पे बने। वैसा अब बताओ, मैं कंपनी में गया और मुझे नजर आया कि सर उसके सारे मेजर कस्टमर्स भाग गए, उसके सारे मेजर सप्लायर्स भाग गए, वो लोगों से पैसे बहुत जल्दी मांगता है, देता बहुत लेट है। सर उसके सारे की एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, उसके सारे जो रेशोज हैं वो आउट हैं। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए? मुझे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंशाल्लाह बहुत सही बने हुए होंगे, हैं? सर जहां आपको लगता है गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, लॉसेज आ रहे हैं, कस्टमर भाग गए, सप्लायर भाग गए, बैंक जो है वो बार बार बम्बू दे रहा है बंदे को कि यार पैसे दो, हम हर इंस्टॉलमेंट डिले कर रहे हैं, और ऑडिटर ये सोच रहा है कि मामला बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही होंगे ना। नहीं, हमें क्या करना चाहिए ऐसे मामला में? सुपर अलर्ट रहना चाहिए जहां कंपनी के गोइंग कंसर्न में डाउट्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। सर ये याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़े मसले आ सकते हैं। ठीक है जी, हमने पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है, आइजा 570 आकाश ने आपको पढ़ाना है गोइंग कंसर्न की बेसिस पे। ठीक है जी, कि गोइंग कंसर्न अगर इनवैलिड हो जाए तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका ऑडिट कैसे होगा? ठीक है जी, उसमें ऑडिटर क्या क्या देखेगा? तो मुझे एक बात बताएं, जहां मेरे रेशियोज आउट हैं, ये सारे मामला आ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है वो एंटिटी जो अगले 12 महीनों में एक्सपेक्टेड है कि चलती रहेगी। हम मिसाल के तौर पर कोई पूछे एआरटीटी गोइंग कंसर्न है, चलो मैं बता देता हूं, एआरटीटी अल्लाह को पता है कि गोइंग कंसर्न है या नहीं, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि हालात और वाकयात को देखते हुए कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। आज से 3 साल पहले हमने एक फैसला किया था कि कम से कम इतना प्रॉफिट हम एआरटीटी से नहीं निकालेंगे कि ये जमा होते होते इतना हो जाए कि एक बैच में, सॉरी, एक से 2 बैचेस में हमें अगर कोई फी ना मिले और हमारे सिर्फ एक्सपेंसेस होते रहे, तो भी हम वो पूरा साल सरवाइव कर सके। जब कोविड आया ना, तो सब लोग का ये ख्याल था कि यार हम चूंकि किराए पे बैठे हैं, बाकियों के पास, सारों के पास शायद जगह अपनी है, हमारी सिर्फ जगह किराए की है। उन्होंने कहा ये तो गए, किराया कहां से देंगे? गए ये लोग, क्या करो? तो थोड़ी फीस आ गई थी, थोड़ा सा किराया हमारा कम हो गया उसका, है? नहीं मतलब ये था ना कि यार अब देखो, एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लोगों ने कहा गए ये लोग, बच्चा फी देगा नहीं, फी कलेक्ट कैसे करेंगे लोग? हमने हंगामी बुनियादों पे पहले ये देखा कि यार पैसे कितने चाहिए होंगे, बेयर मिनिमम कितना हमें पैसा चाहिए होगा अगर एक भी स्टूडेंट नहीं आता, हमारी कॉस्ट क्या होगी? हमने कहा हमारी कॉस्ट होगी रेंट, टू सम एक्सटेंट इलेक्ट्रिसिटी, और हमने ये पूरी तैयारी की कि इंशाल्लाह एक एम्प्लॉय को भी फारिग नहीं करेंगे, उन सारों की सैलरी देंगे। टीचर हैं जो घंटे के हिसाब से, उनके लिए हमने एक मिनिमम सोचा कि ये अपने घर क्या लेके जाएंगे, वो सारा हमने बजट बनाया, प्लान बनाया, और देखा कि इस सब को पूरा करने के लिए कम से कम कितनी फी चाहिए। अहमद रजा तारिक तुम जो घर कुछ ना लेके जाएं, तब भी मिनिमम कितने स्टूडेंट चाहिए, वो एक नंबर आया, और हमने दबादब स्टूडेंट्स को कॉल करना शुरू कि भाई अपनी फी पे करें। लास्ट टाइम कॉल आई थी, हाँ आई थी लास्ट टाइम कॉल, है जी? किस चीज का? तो क्या करे, लेट आए। तुम्हारे अब्बा जो जहां से तनख्वाह लेते हैं उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 25-30 दिन तुम्हारे अब्बा से काम करा, चेक करेंगे कैसे काम करते हैं, और उसके बाद फिर उनको कहें कि यार अगले महीने पैसे देना? ऐसा नहीं ना। हमारे बच्चे भी यही सोचते हैं कि यार हमारे अब्बा को पैसे वक्त पे मिलने चाहिए, हैं? तो हाँ, ये तो बात है सर। अब मुझे एक बात बताएं सर, तो गोइंग कंसर्न का मसला आ सकता था, ठीक है जी, कैसा मसला आता? अगर हमारे पैसे नहीं होते हमारे पास, तो हमारी वहीं पे वाट लग जानी थी। तो हमने क्या किया, हमने सोचा था 1 साल का रिजर्व पड़ा है वो भी इस्तेमाल करेंगे, और बच्चा आ जाएगा तो उस बैच में, क्योंकि ऑनलाइन बैठे में बहुत सारी चीजें मैं बताना नहीं चाह रहा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने नाराजगी जाहिर की कि हमारे पैसे रुकेंगे, हम इस चक्कर में नहीं है, ओनर आप और रिस्क आपका, हमें हमारे पैसे चाहिए, ठीक है ना? और वो रीजन बना, लोगों ने बाहर मुंह मारने शुरू किए, ठीक है जी, और देखना शुरू किया कि यार अब ऑनलाइन है ना, कोई घर से भी कर सकता है। लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम इसको घर से भी चला सकते हैं। एक बंदे ने बैच के बीच में छोड़ दिया कि मैं घर से चला लूंगा, ठीक है जी, दूसरे 2 उसके बाद चले गए, 3 उसके बाद गया, लेकिन अल्लाह ने चलाया, चलता नहीं रहा, अल्लाह ने
चलाया इसमें, ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर, अगर किसी कंपनी में आप घुसो, उस वक्त एक ऑडिटर आता है आरटीटी में और कहता है कि जी मुझे डाउट है कि आपका गोइंग कंसर्न का इशू है, मैं उसको क्या कहता? बिल्कुल सही कह रहे हो, दो हमारे पास पैसे पड़े हुए भी हैं लेकिन यार फंस सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या रहना चाहिए था? प्रोफेशनली अलर्ट रहना चाहिए था सर, प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहना चाहिए था। लेकिन घंटा कुछ नहीं, वो आया, उसने कहा सर अच्छा हुआ लोग चले गए, अब ज्यादा कमाएंगे आप लोग, और ऐसे ही हुआ, ठीक है जी। ऐसे ही हुआ, अल्लाह का शुक्र, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े, पैसे भी बढ़े। देखो यार, ये वो लोग हैं जहां किसी का अगर बच्चा होता है पहुंच जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ सर, पांचवी चीज प्लीज बोर्ड पे। सर मैं 3 और पढ़ाऊंगा ताकि आपके जहन में रहे। सर सिग्निफिकेंटली हाई आरपी ट्रांजैक्शंस, ये करना, कॉपी करना, नीचे वाली चीज में तो कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम ने ऑडिट पढ़ाना शुरू किया, लोगों का ख्याल था कि यार ये नहीं पढ़ा पाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि पूरी अपनी जान, इस दफा तो हमने पूरी प्रेजेंटेशन सब कुछ इस तरह काम किया हुआ है कि तुम लोगों को चीजें भूलने नहीं देंगे, बहुत इजी रहेगा इंशाल्लाह। हैं क्या रहेगा? हाँ हाँ, उसको पहले दिन उसको उसकी आंखें खुली रहेगी। नहीं, मैं, मेरा पहली दफा नहीं था, आकाश का पहली दफा था, क्योंकि जो पुराने टीचर हैं उनके आने से पहले एआरडीटी में ऑडिट में और निशान ही पढ़ाते, फिर निशान को दूर देते हैं। 2014, 15, 16 ऑडिट पढ़ाया, फिर 16 में हजरत आए तो हमने छोड़ दिया। आप पे भरोसा है? अच्छा, ट्रस्ट लिखा कर भाई। उर्दू कमजोर है ना। हाँ जी, तो मुफीद, इस पे मैं जवाब नहीं दे सकता कुछ। चलो जी, बड़े स्टेप। अच्छा ये आरपी क्या होती है? रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर। सुनो प्यारे भाई, अच्छे तरीके से एक चीज सुनना, सुनो प्यारे भाई, सुनो सुनो, एक बात बताओ और सुनो। ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है। सब्सिडरी की सेल्स है 100 रुपए की, सब्सिडरी की कॉस्ट है 80 रुपए की, सब्सिडरी का जीपी कितना है? 20 रुपए का, और सब्सिडरी की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 70 रुपए के। लॉस कितने का है? अच्छा, पेरेंट ने कहा यार ये तो बेचारा लॉस में चला गया, इस वाले बच्चे को तो सब गालियां देंगे। तो पेरेंट ने काम किया, पेरेंट ने कहा काम करो, आप मुझे ना 200 रुपए की सेल्स करो। कितने की? 200 रुपए की सेल्स करो। सब्सिडरी ने पेरेंट को 200 रुपए की सेल की, एक ऐसी चीज की जिसकी कीमत 10 रुपए थी। कितनी थी? 10 रुपए थी। 200 रुपए का बेचा किसको? पेरेंट ने कहा मैं खरीदूंगा, मेरा बच्चा पुत्र, आ जा मेरा पुत्र, बेचो, क्या बेचना है? 200 रुपए की बेचोगा? खैर है मेरा बेटा, ये लो। कितना हो गया ये? 300, और कितना हो गया ये? 90। कितने का जीपी आ गया? 70 का, और हंसी खुशी रहने लग गए लोग। कितने? 140। अब मुझे बताओ सर, पेरेंट ने टेक्निकली इसका लॉस बर्दाश्त किया। अब आप बताएं, पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट चेंज। मुझे बताओ ये पेरेंट और सब्सिडरी क्या है एक दूसरे की? रिलेटेड पार्टीज। तो मुझे एक बात बताओ, आप एक कंपनी में गए, पता चला उसकी 5 सब्सिडरीज हैं, ठीक है जी, 2 एसोसिएट्स हैं, 3 फेलो सब्सिडरीज हैं, ठीक है जी, तो आपको क्या क्या पहली चीज क्या ध्यान में आई? यार ये कोई जलालत अंदर हुई होगी, ठीक है ना, इधर उधर उन्होंने फुटबॉल खेला होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? हाईली अलर्ट रहना चाहिए यार, ये तो नहीं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये लॉ मना करता है क्या ये काम करने से? नहीं, मना नहीं करता लॉ, लेकिन लॉ कहता है इसको शेयर होल्डर्स को बताओ कि तुमने क्या किया, ताकि उनको पता लगे कि यार इस बंदे ने जो प्रॉफिट कमाया ना, वो इसका प्रॉफिट नहीं है, वो अम्मी ने डाले इसकी जेब में पैसे, ठीक है जी। तो सर ये याद रखना, हमने सिग्निफिकेंटली अलर्ट रहना चीजों में जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमें नजर आएंगे। ऐसा, अब सुनो सुनो सुनो, सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़े जो है वो फेलो सब्सिडरी क्या होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है,
मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है जी, उसका नाम है से एबीसी कंपनी। गौर से सुनना, नहीं कंपनी है जो मतलब सर उसकी ना 10 सब्सिडरीज है। कितनी? 10 सब्सिडरीज है। सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, और ये तुम्हारा घर आ गया ऐसा। यहाँ देख लो, लेके भी जाना, यहाँ देख लो। अब बताओ इसकी 6000 सब्सिडरी है। गौर तो सुनो, गौर सुनो। और इसने एक एनजीओ बनाई हुई है, अच्छे तरीके से सुनना सर, प्लानिंग चेक करें। सब कंपनीज को इस ग्रुप ने कहा कि अपने प्रॉफिट का 10% इस एनजीओ को आपने देना है डोनेशन के तौर पे। किसके तौर पे? सर डोनेशन जो है वो एज एन एक्सपेंस भी काउंट हो जाता है और डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है ऐसा। तो मुझे बताओ, सारी कंपनीज का टैक्स रिड्यूस हो गया और सारा प्रॉफिट गिरा किसके पास? एनजीओ की डोनेशन इनकम एग्जेम्प्ट है। तो बताओ सारी इनकम कॉर्नर हो गई कहां पे? एनजीओ में, और एनजीओ पे कोई टैक्स नहीं लगा। एबीसी कंपनी ने एनजीओ को कहा आप ये पैसा हमें उधार पे दे दें, हम आपको 1.5% सालाना इस पे सूद देंगे। एनजीओ ने ये पैसा उठा के दे दिया किसको? एबीसी कंपनी को, और 1.5% सालाना सूद देता सर ये एबीसी इसको। अब मुझे एक बात बता, थोड़े टाइम के बाद बैड डेट्स की एंट्री पास करके मामला, अब मुझे बता इसमें हुआ क्या है? सर सारा पैसा ग्रुप का पहले ग्रुप से बाहर एनजीओ में डाला गया ताकि टैक्स बच जाए, फिर वही एनजीओ का पैसा उठा के पेरेंट कंपनी को दे दिया बगैर टैक्स लगे ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जलालत है या नहीं है या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉसिबल कब था? ये कोई मोहल्ले की बाकी लोगों के साथ पे काम नहीं कर सकता है, किसके साथ कर सकता है? जो इसकी रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडीज है। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास किसी कंपनी में तुम गए और वहां तुमने देखा बहुत सारी रिलेटेड पार्टीज हैं और एक कंपनी में कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं है, तुम्हारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किस पॉइंट, किस जगह पे ऑप्टिमम होना चाहिए? जहां रिलेटेड पार्टी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? छापो सर। यार ये जिस जगह पे ये चल रहा था ना, हमारी फॉर्म केपीएमजी इस एनजीओ की ऑर्डर थी। नहीं मैं नाम नहीं लूंगा ना, छोड़ देना भाई। केपीएमजी उसकी ऑर्डर थी और इस एनजीओ का ऑडिट करने गया था मैं। ये सारी चीजें देखी मैंने और उसके बाद मैंने पार्टनर को ये कहा कि यार मुझे, पार्टनर ने कहा उसको पकड़ेंगे कैसे? मैंने कहा इसमें लॉ में ये लिखा है कि एनजीओ को जो डोनेशन मिलेगा ना, वो उसने अपने पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डोनेट करे लोगों को। लेकिन आप चेक करें वो कितने तेज थे। उन्होंने कहा भाई हम अस्पताल को डोनेशन देते हैं सारे मामला देखने के बाद, जब तक हमें क्लियर नहीं होता कि इस अस्पताल में पैसे का यूज सही होगा, हम डोनेशन उस वक्त तक नहीं देंगे। ऐसे ही रख दें हम पैसा। हमने पैसा क्या किया है? जमा करा दिया 1.5% पे। तो हमने कहा आप किसी बैंक में जमा करा देना, ये किसी बैंक में जमा करा दें, वहां आपको ज्यादा सूद मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हम बैंक में जमा नहीं करा रहे, हमारी पेरेंट कंपनी को जरूरत थी, हमने उनको दे दिए, इसमें क्या मजाक है? हम लिख तो रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उस एनजीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी जगह जाते ही नहीं थे। ठीक है ना? नहीं मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में और कोई काम हो या ना हो ना, हरामकारियां ऐसी ऐसी हैं, आपकी सोच है। ठीक है जी, आप मतलब सीधे आपको बहुत 2 नंबर लोग मिल जाएंगे। मैंने घड़ी पसंद की रिसेंटली, जबरदस्त किस्म की घड़ी, कोई 12-13 हजार रुपए की घड़ी थी ऑनलाइन। मैंने ऑर्डर दे दिया उसके लिए, कैश ऑन डिलीवरी भी पहुंच गई। पहुंची तो मैं क्लास में था, उसने कहा पार्सल आया 12,000 रुपए मांग रहा है। मेरा अगला एक्ट क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा हाँ दे दो दे दो दे दो, ठीक है जी दे दो। अब हुआ क्या, ऐसे ही तुक्के में कोई 2-3 मिनट पढ़ाने के बाद मैं बाहर निकला, मैंने डब्बा उठाया, डब्बा खोला, अखबार निकला, दूसरा अखबार निकला लेकिन अंदर सामान था, तीसरा खोला, मैंने एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल थी 100 रुपए की मैक्सी के नाम से। डब्बा, मैंने कहा घड़ी किधर है? मैंने कहा वो डाकिया किधर है? कहता वो नीचे जा रहा है। मैंने कहा रोको उसको, रोको उसको। मैंने कहा इधर आ बेटा, इसमें तो घड़ी है ही नहीं। उसने कहा सर मुझे क्या, मैं तो टीसीएस का बंदा हूँ। मैंने कहा पैसे निकाल। कहता पैसे नहीं दूंगा। हमने घेर लिया उसको, हमने कहा जाने नहीं देंगे तेरे को, पैसे निकाल। पैसे निकाले, हमने सारी चीजें अखबार और सारा उसमें डाला, हमने कहा जाओ इसको दे दो। उसने कहा सर कंपनी मुझे निकाल देगी। मैंने कहा तुमको निकाले नहीं निकाले, मैं तुम्हें 12,000 रुपए किस चीज के दूं? तो मैंने कहा होता क्या है? उसने कहा ये कंपनी वालों को फोन करेंगे भी थोड़े टाइम बाद,
कि जी पैसे कलेक्ट हो गए हो तो 15 दिन में हमें ये पैसे। मैंने कहा जब ये फोन करे ना तो इनको वो गालियां देनी है तुम लोगों ने। कह रही क्या लगाया ऑनलाइन, कभी भी लाहौर से तो कभी नहीं खरीदना। सॉरी यार अगर कोई लाहौर का बैठा, अल्लाह की कसम। फिर इस कंपनी को कोई नहीं पकड़ सका, कोई नहीं पकड़ सका। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से बाहर होता तो क्या करते, इसको इस एनजीओ को बंबू हो जाता कि आपने बगैर बिजनेस पर्पस के पैसे डोनेट आगे कैसे की, इसी पे टैक्स लगा देना चाहिए था। लेकिन सर एनजीओ को वैसे कोई हाथ नहीं लगाता। गिविंग लोन टू एसोसिएट कंपनी रिक्वायर्स परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स। वेरी गुड सर। इसका शेयर होल्डर कौन है, इसका शेयर होल्डर कौन है? 100% ओन्ड बाय एबीसी लिमिटेड। अप्रूवल दे दिया, खत्म। अच्छा जी, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ कॉल पर। अच्छा, डिलीवरी वाले ने डिलीवरी ओपन नहीं कर सकते, मैंने अपने लिए 100 रुपए जैकेट ऑर्डर किया था। 100 रुपए का जैकेट। कह रहे मेरे साथ भी धोखा हुआ। धोखा मेरे साले के साथ हुआ था। 6 साल वो किसी लड़की से बात करता रहा, बाद में पता चला कि वो साहिवाल में को खुश रहा है। अल्लाह पाक की कसम मैं आपको बता रहा हूँ। मान तुम्हारे साथ भी हुआ ही? देखे बच्चे। हाँ जी, यहाँ देख लो यार। अच्छा एक बात बताओ, रिलेटेड पार्टी के अंदर 2 वर्ड्स लिखे, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये एनजीओ की ट्रांजैक्शन क्या थी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर थी। ठीक है जी। अच्छा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर ये भी होती है कि मैं आम लोगों को चीजें बेचता हूँ 10 रुपए की, ठीक है जी, तो मैं रिलेटेड पार्टी को चीज बेच रहा हूँ 8 रुपए की या बेच रहा हूँ 12 रुपए की। तो ये दोनों चीजें अलाउड तो हैं, लेकिन इंडिकेट करती हैं कि यार मामला उसके अंदर ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर ईयर एंड ट्रांजैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। सेल्स कम है, क्या करो, पेरेंट को बेच दो। साल के बाद हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सेल तो बढ़ जाएगी ना, अगले साल फिर अगले साल देखेंगे। तो सर मुझे एक बात बताएं, जहां रिलेटेड पार्टी, अच्छा कोई आम कंपनी आपके साथ ही 2 नंबरी में इन्वॉल्व होगी? मिसाल के तौर पर एआरटीटी को 2 नंबरी करनी है, तवानी साहब को फोन कर रहा हूँ, सर 2 नंबरी करनी है, ठीक है जा भाई इधर से। हाँ सर, अगर मैं ये करूं मिसाल के तौर पर, अभी फोन करूं और अपनी कोई सब्सिडरियों को दूसरा हमने सेटअप बनाया हो, ठीक है जी, और कोई 2 नंबरी करें, वहां पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है तो वहां ये मामला नहीं हो सकते सर। फिर आखिरी चीज हम कवर करने जा रहे हैं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, एरियाज इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। हाँ जी सुनो, एरियाज इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। सर अगर आपकी कंपनी में बैलेंस शीट पे ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें क्या इन्वॉल्व है, सर बताएं। अकाउंट रिसीवेबल में एस्टिमेट है, हाँ सर। बैड डेट्स का एस्टिमेट है, पीपी में एस्टिमेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, हाँ उसकी लाइव एस्टिमेट है, उसका डेप्रिसिएशन मेथड एस्टिमेट है, उसका रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट है। ऐसा चलो, मैंने मैंने एक माइन खरीदी पूरी, मैंने कहा मैं इसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करूंगा, कोयला एक्सट्रैक्ट करूंगा, इस तरह की चीज खरीदी। ऑडिटर है, उसने कहा इस कुएं में कितना कितना कोल है, मैंने कहा 2000 मेट्रिक टन। 2000 मेट्रिक टन, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा हमारा अंदाजा है। उसने कहा मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा जाओ अंदर चेक कर लो, निकालो तोलो। मैं एक्सपर्ट ने बताया। अब मुझे एक बात बताएं सर, अब मुझे एक चीज ये बताओ, जहां एस्टिमेट्स इतने इन्वॉल्व हैं तो सर वहां आपको लगता है कि यार मतलब ऑडिटर को क्या रहना चाहिए, हाईली अलर्ट रहना चाहिए। सर बेड डेट्स का प्रोविजन लास्ट ईयर 2% था, इस साल हमने 1% कर दिया, क्यों? सवाल पूछना चाहिए ना मुझे। उससे कहा हमें लगा है कि लोगों के हालात अच्छे हो गए, अब लोग ज्यादा पैसे देंगे। तो सर हमें वाकई कोऑपरेट करना चाहिए, चेक करना चाहिए वाकई लोगों के हालात अच्छे हुए नहीं हुए, वाकई जनरली बेड डेट्स कम हुआ है नहीं हुआ, ठीक है जी। तो सर मुझे एक चीज ये बताएं कि सर जहां सिग्निफिकेंट इन्वॉल्व एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं कंपनी के फेवर में, हमने सर इसमें फिर सिग्निफिकेंटली सर अलर्ट रहना है, मतलब हमने फिर ग्रॉसली अलर्ट रहना है, ठीक है जी। हमने आम हालात में इस तरह चीजों को जाने। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी जहां एस्टिमेट्स बहुत कम इन्वॉल्व है, सीधा सीधा मामला है, वो कैश पे सामान खरीद के कैश पे ही बेचती है, तो सर उसका कोई रिसीवेबल नहीं होगा, ठीक है जी, उसका कोई स्टॉक का इतना मसला नहीं होगा, सीधा सीधा मामला होगा। आप चेजअप जाओ ऑडिट करने के लिए,
आपको तो बड़ा मसला नजर नहीं आएगा। क्यों? कैश पे डीलिंग है उसकी, रिसीवेबल तो है ही नहीं कोई। ठीक है जी, जो आता है कैश पे हम बेचते हैं। पेबल्स आपके पास आ रहे होंगे, उनके बस सीधा सीधा हिसाब है, स्ट्रेट सीधा मामला है। आप मिसाल के तौर पर जाओ सर एंग्रो कंपनी, एंग्रो कंपनी में सर आपको गाय भैंसे भी नजर आएंगी, उनका सर आपको दूध का बिजनेस अलग नजर आएगा। ठीक है जी, उनका जो है वो आपको बाकी का बिजनेस अलग नजर आएगा। यूनिलीवर में 400 प्रोडक्ट्स हैं और वहां इतने एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो मुझे बताओ वहां ऑडिट करने के लिए कोई बंदा जाएगा, उसका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का लेवल हाई। अब मुझे बताओ, मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए सर, इन 6 पॉइंट्स को अगर मैं याद रखना चाहूं। जी जनाब, जी जनाब। पहली चीज, सेल ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर्स 2 नंबरी हो सकती है। मैनेजमेंट का बोनस लिंक्ड है किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी फिगर से। नंबर 3 सर मेरे पास क्या है जनाब? सर इनकंसिस्टेंट एविडेंस है, डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग एविडेंस है, गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड पार्टीज हैं, और सर हमारे पास एस्टिमेट्स हैं सिग्निफिकेंट। ऐसा चलो मुझे जल्दी सर, सबसे तुम्हारा नाम बेटा? अमार। अमार, अमार मुझे जल्दी बताओ, क्वेश्चनिंग माइंड को आप किस तरह 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करोगे? क्वेश्चनिंग माइंड, ऑडिटर को सवाल पूछना चाहिए हर एक बंदे से, हर एक एस्पेक्ट पे, और कभी भी अजम्पशन नहीं लेनी चाहिए। जी सर मुझे बताएं, नंबर 2 हमारे पास क्या पॉइंट था उसमें, जो क्वेश्चन उसमें था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में, सेकंड पॉइंट क्या था? कंडीशंस को देखना है हमने, अलर्ट रहना है, वो मिस स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है, ऐसा। और सर उसमें हमारे को पॉइंट से 1-2 कौन से थे? एक तो हमने पढ़ा था कि सर बीइंग अलर्ट टू सिग्नल्स, और दूसरा सर आपने क्या करना है, लॉजिकली कनेक्ट करना है सिचुएशंस को रिस्क के साथ, ऐसा। सर फिर तीसरी चीज में हमारे पास, जब मिसाल के तौर, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अरहम। अरहम जल्दी से मुझे बताओ, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था सर? क्रिटिकली असेस करना है। किसको क्रिटिकली असेस करना है? ऑडिट एविडेंस को कोरॉबरेट करना है उनको। एक ही चीज को 2-3 तरह से ऑडिट करना है, 2-3 प्रोसीजर्स उस पर लगाने, और फिर जो एविडेंस कलेक्ट हो उनको क्या करना है हमने? सर कंसिस्टेंसी के लिए चेक करना है, ऐसा। सर ये 6 पॉइंट्स याद रहेंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आज हमने क्लास में अच्छा खासा कवर किया है, इसके कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए, और हमने सर अगली क्लास में एक्सपेक्टेशन गैप देखना है, और ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा, ऐसा। चलो जरा आबिद मुझे जल्दी से बताओ, मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारियां क्या थी बेटा? पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, वेरी गुड बेटा। फिर सारी इंफॉर्मेशन ऑर्डर को देगी, और इंटरनल कंट्रोल डेवलप करेगी ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बन सके, ऐसा। चलो अमान जल्दी बताओ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मेरा पहला पॉइंट क्या था? रीजनेबल अश्योरेंस देना, ऐसा। ऐसा रीजनेबल अश्योरेंस देना, ऐसा, ऐसा ही है ना? कम्युनिकेट करना 3 लोगों को, वेरी गुड। वो 3 लोग कौन है? ठीक है, डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स को 4 पॉइंट कम्युनिकेट करने। मैं इंडिपेंडेंट हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे, मैं ऑडिट में क्या क्या स्टेप्स और कब कब करूंगा, ऐसा। ऐसा चौथा पॉइंट क्या था उसके अंदर? सर मैं उसको रिजल्ट्स बताऊंगा ऑडिट प्रोसीजर्स के, रिपोर्ट तो कहीं क्वालिफाई नहीं होने वाली, और मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो कंट्रोल्स वीक तो नहीं है कहीं। सर मुझे बताओ आई कैप को कब कम्युनिकेट करोगे? सर जब हमारा रिमूवल होगा, ऐसा। लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज है उनको आप कब बताओगे सर? हर एक बात बताओगे कि यहाँ का सीएफओ सही नहीं है, वो आंख मारता है लोगों को? नहीं सर। सर कोई ऐसी चीज जो लॉ में कहती है कि आपको रिपोर्ट करनी है, वो रिपोर्ट करेंगे, ऐसा। ये बात समझ आती है? मुझे बताओ सर, मैनेजमेंट और ऑडिटर में, सॉरी मैनेजमेंट और शेयर होल्डर में क्या रिलेशनशिप है? स्टीवर्ड है, वेरी गुड, और एजेंट है, और सर अकाउंटेबल, ऐसा। मुझे बताओ ऑडिटर और शेयर होल्डर को लड़के रिलेटेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट और ऑडिटर को, और शेयर होल्डर और मैनेजमेंट को नहीं, ये मनुष्यों, ये 3 रिलेशन है। हर एक चीज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चिपकाई जाओ, हैं? चलो जी, थैंक यू वेरी मच यार।